हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th और वो है अपना द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही थी विभिन्न प्रकार के अन्योन्य क्रिया बल या विभिन्न प्रकार के अंतराण्विक बल। ठीक है, तो अंतराण्विक बल जो होते हैं ये बल मुख्यतः वांडरवाल बल होते हैं, दुर्बल बल होते हैं। और इन वांडरवाल बलों को मुख्यतः जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अपन पढ़ चुके हैं प्रकीर्णन बल या लंदन बल, जिसको अपन ने प्रेरित द्विध्रुव बल भी कहा था। ठीक है भाई, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब वांडरवाल बलों के अंदर ही दूसरे प्रकार का बल आता है और वो है अपना द्विध्रुव बल। अब सुनो ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करो। देखो, आप लोगों को मान लेते हैं 2 स्थायी द्विध्रुव दिए हुए हैं इस प्रकार से। देखो, द्विध्रुव का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव भी हो और ऋण ध्रुव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे आपका HCl अणु होता है। क्या होता है? HCl अणु होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो HCl अणु होता है ना, इसमें ये जो क्लोरीन होता है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, और इसकी विद्युत ऋणता कम है इसलिए इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश। तो ये क्या बन गया? ये द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया? ये द्विध्रुव है। देखो भाई, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिससे इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। ये आंशिक ऋणावेश को अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। ठीक है भाई, तो आंशिक ऋणावेश इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इसे बोलेंगे अपन आंशिक धनावेश। तो देखो भाई, यहां पर आंशिक धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न हो गया, और जहां पर भी धन और ऋण ध्रुव बन जाते हैं, यानी 2 ध्रुवों का निर्माण हो जाता है, ऐसे यौगिक द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विध्रुव। यानी एक द्विध्रुव तो आपके पास ये हो गया, और इसी प्रकार का एक और द्विध्रुव आप लोगों ने यहां पर ले लिया इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस। यानी मान लेते हैं अपन यहां पर भी यौगिक वही ले लेते हैं HCl, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। ठीक है भाई, तो ये भी क्या था? एक स्थायी द्विध्रुव है, स्थायी द्विध्रुव है, और ये भी क्या है? एक स्थायी द्विध्रुव है, स्थायी द्विध्रुव है। ठीक है भाई, तो जब एक स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में कोई दूसरा स्थायी द्विध्रुव आता है, तो आपको पता है कि यहां पर देखो, इन 2 सिरों को देखो, यहां पर विपरीत आवेश है, यानी यहां पर क्या है? ऋण, और यहां पर क्या है? धन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी कि जब 2 स्थायी द्विध्रुवों के विपरीत सिरे, विपरीत आवेशित भाग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होगा, और उसी बल को अपन क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बल कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में? यानी सिंपल सी बात, 2 द्विध्रुव अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वही द्विध्रुव बल कहलाता है। ठीक है, चलो, तो ये था अपना द्विध्रुव बल। ठीक है भाई, चलो तो लिख लेते हैं इसके बारे में कि 2 स्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाला 2 स्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, 2 स्थायी द्विध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुव बल द्विध्रुव बल कहलाता है। ठीक है ना? तो एक बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि 2 स्थायी द्विध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे ही अपन क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बल अपन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो बल होता है इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो,
द्विध्रुव बल, आप लोग यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो बल होता है, यहाँ पर द्विध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इस पर एक चीज आप लोगों ने देखा है, ये डेल्टा जो होता है, इस डेल्टा को अपन समझ गए होंगे, ये आंशिक आवेश है। डेल्टा शब्द किसको प्रदर्शित करता है? आंशिक आवेश को प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो गई है और एक सामान्य सा उदाहरण आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का बल। तो देखो भाई, इसी के नीचे अपन देख लेते हैं उसको भी। तीसरे प्रकार का बल होता है आपका, और वो होता है आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल क्या होता है, इसके बारे में देखें तो इसके बारे में भी ध्यान से आप लोग देखेंगे उदाहरण की सहायता से। देखो, मान लेते हैं अपने पास कोई द्विध्रुव है, कोई स्थायी द्विध्रुव है प्लस और माइनस वाला। ये क्या है अपने पास? स्थायी द्विध्रुव है, ठीक है भाई, स्थायी द्विध्रुव है ये, है ना। अब देखो, जब इस स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में, जब इस स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में कोई अध्रुवीय अणु आ जाए, क्या आ जाए? अच्छा, इसको मैं गोल बना देता हूं आपके सामने इस प्रकार से। क्या आ जाएगी? ये है अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु है ये। अब देखो भाई, जब किसी स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में कोई अध्रुवीय अणु आता है तो होगा क्या? ये जो स्थायी द्विध्रुव है ना, ये इस अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भाई देखो, इसके यहाँ पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। तो ये क्या करेगा? ये इस अध्रुवीय अणु के धनावेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, जिससे इसका जो आवेश घनत्व है वो इस तरफ क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, जिससे ये प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर? ये था अपने पास क्या? स्थायी द्विध्रुव था। स्थायी क्या है? द्विध्रुव है। इसने क्या किया? इसने इस अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे ये जो स्थायी द्विध्रुव है ये इस प्रकार से प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से एक स्थायी द्विध्रुव और एक प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी ये। चलो तो लिख लेते हैं अपने इसको भी, कि जब किसी स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में, द्विध्रुव के संपर्क में अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय परमाणु या अणु आते हैं तो स्थायी द्विध्रुव अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे वह प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित द्विध्रुव में
परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार स्थायी द्विध्रुव व प्रेरित द्विध्रुव के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाता है। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे इसको? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब कि इस स्थायी द्विध्रुव के संपर्क में कोई अध्रुवीय अणु आ जाए तो ये स्थायी द्विध्रुव क्या करेगा? उसको प्रेरित द्विध्रुव में बदल देगा, जिससे ये इसकी ओर आकर्षित होगा और उसी बल को अपन क्या बोलेंगे? प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार के वांडरवाल बल अपन ने और देख लिए हैं, और अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन लास्ट प्रकार का, चौथे प्रकार का वांडरवाल बल, और वो होता है आपका हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के तो बारे में आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी। ठीक है, चलो तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगले प्रकार का बल आपके पास आता है और वो है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, वो भी एक वांडरवाल बल का उदाहरण होता है भाई। ठीक है, तो चौथा प्रकार होता है हाइड्रोजन बंध। किसे कहा था हाइड्रोजन बंध भाई अपन ने? बताओ आप लोग। तो हाइड्रोजन बंध बोला था अपन ने किसे? कि जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आ जाए तो वह एक ओर सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, और दूसरी ओर जिस आकर्षण बल से जुड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे डैश डैश से अपन प्रदर्शित करते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वही परिभाषा अपन वापस यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कि जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह एक और सहसंयोजक बंध से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है तथा दूसरी ओर जिस आकर्षण बल से जुड़ता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? हाइड्रोजन बंध अपन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार बहुत विस्तार से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक बार फिर उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं भाई, कि ये लो HF है आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बीच अपन ने बात की थी इस प्रकार से कि देखो ये दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। ठीक है, क्या है ये? दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, दो फ्लोरीन है।
ठीक है। अब देखो इन दो फ्लोरीन के बीच में कौन है, हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एक और तो जुड़ा होगा सहसंयोजक बंध से, दूसरी ओर जिस बंध से जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध हो जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी ये बनता रहेगा इसी तरह से, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के बारे में अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या कि जो वांडरवाल बल होते हैं, ये वांडरवाल बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, या अंतरा आणविक बल जो होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रेरित द्विध्रुव बल, जिसे लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। दूसरे प्रकार का होता है आपका द्विध्रुव बल, तीसरे प्रकार का होता है प्रेरित द्विध्रुव बल, और चौथे प्रकार का होता है हाइड्रोजन बंध। तो ये 4 प्रकार के वांडरवाल बल होते हैं, 4 प्रकार के दुर्बल बल होते हैं, और इन दुर्बल बलों के बारे में विस्तार से अपन चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था अपना चर्चा किसके बारे में, हाइड्रोजन बंध और विभिन्न प्रकार के वांडरवाल बल, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है भाई। अब बात करेंगे अपन एक और सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, और वो है अपना ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे, है ना। नई बुक में जो है नया टॉपिक अपने लिए जुड़ा है, और ये है ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला टॉपिक अपना है क्या, ऊष्मीय ऊर्जा। अब देखो बात क्या होती है ऊष्मीय ऊर्जा, इसके बारे में चर्चा करें तो जब किसी पदार्थ के अणु या परमाणु गति करते हैं ना, तो आपको पता है अणु परमाणु के गति करने से वो आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। और जब अणु परमाणु आपस में टकराएंगे तो उनके टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वही क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाई एक बात सुनो ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तो जानते हैं सभी। अब तार जो होता है, आपको पता है तार के अंदर विद्युत धारा किस रूप में प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में। भाई तार के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि किसी भी तार के अंदर जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये चीज आप लोग पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए वहां पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉनों की गति हो रही है, तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते आपस में टकराएंगे, ठीक है। और आपस में टकराने के कारण ही जिस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसीलिए आपका तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। देखा होगा आप लोगों ने कि जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार कुछ समय बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। और गर्म होता है इसीलिए तो फ्यूज पिघल के टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा है, एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दिया है कि जब किसी पदार्थ के अंदर अणु या परमाणु गति करते हैं तो उनकी गति के कारण क्या उत्पन्न होती है, उनकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा के कारण वो जो तार होता है, वो जो पदार्थ होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वही कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। क्या लिखेंगे इसके बारे में कि एक पदार्थ के अणु या परमाणु, एक पदार्थ के अणु या परमाणु, एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं की गति के कारण, परमाणुओं की गति के
कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है, जो पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। यानी ताप जितना ज़्यादा होगा ना भाई, वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। जो पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है, जो पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है कि ये पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। और यहाँ पर बात करें अपन कणों की जो गति हो रही है ना, उसको अपन ऊष्मीय गमन कहते हैं। यानी कि ये जो कणों की गति हो रही है पदार्थ के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मीय गति कहते हैं, ऊष्मीय गमन कहते हैं। ठीक है ना, पदार्थ के समानुपाती होती है। और यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ में अणुओं का या अणुओं की गति ऊष्मीय गमन कहलाता है। ऊष्मीय गमन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऊष्मीय गमन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है ऊष्मीय गमन के बारे में, या जो आपका ऊष्मीय ऊर्जा होती है इसके बारे में एक सामान्य सी बात अपन यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जिनको अपन इस अध्याय में करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।